प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है मौलिक कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में एक मुख्य मौलिक कर्तव्य का आज के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे, जिसमें देश की राष्ट्रीय संस्थाएं, देश के राष्ट्रीय प्रतीक और देश के प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण के लिए नागरिकों के क्या दायित्व हैं, नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नागरिकों के कर्तव्य क्या है? संस्थाओं, प्रतीकों और पर्यावरण का संरक्षण, इंस्टीट्यूशंस, सिंबल्स एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं और प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। संवैधानिक संस्थाएं क्या है? संविधान में कौन कौन से आदर्श दिए गए हैं? समानता का, स्वतंत्रता का, न्याय का, बंधुत्व का, सहयोग का, जिसमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा गया है, देश की संप्रभुता के बारे में व्यवस्था दी गई है। इन सब के प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के बारे में, एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को स्थानीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में भाग लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया जाता है। भारत में लगभग आम चुनाव में 65% के करीब वोटिंग करते हैं। लगभग 35% के करीब मतदाता चुनाव में भाग नहीं लेते और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों से एक नया विकल्प दिया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, नोटा का, नन ऑफ द अबव। अगर किसी भारतीय मतदाता को ये लगता है कि लोकसभा में, विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार जो है चुने जाने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो व्यक्ति नोटा का बटन दबा सकता है। नोटा को एक उम्मीदवार के तौर पर लिया गया है। नोटा इंग्लिश के जो लेटर्स है, नन ऑफ द अबव, NOTE, यानी जो एक ईवीएम में 16 नाम, उनमें से अगर कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हो, लेकिन आपको जो है चुनाव में अवश्य ही भाग लेना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव है, विशेष करके लोकसभा का चुनाव, एक प्रकार का नेशनल फेस्टिवल है और प्रत्येक मतदाता को अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक जो ओरिएंटेशन है, वो प्रकट करने का अधिकार है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस पॉलिटिकल अलायंस को या किस कैंडिडेट को संसद में या विधानसभा में या पंचायत में या नगर पालिका में देखना चाहता है। और वास्तव में लोकतंत्र भी उसी का नाम है जब प्रत्येक व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व के चुनाव में भाग ले। बिना प्रत्येक नागरिक की भागीदारी के हम इसे स्वस्थ लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र नहीं कह सकते। इसलिए निर्वाचन आयोग का भी ये ड्यूटी है कि वो चुनाव को पारदर्शी करे, निष्पक्ष करे, स्वतंत्र रूप से चुनाव का प्रबंधन करे, निर्देशन करे, नियंत्रण करे। और इसके साथ साथ नागरिकों के भी ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक प्रकार के चुनाव में भाग ले। मतदाता किसी प्रकार के प्रलोभन में, चाहे वो धन हो, चाहे शराब हो या दूसरी चीज़ें हों, उनके प्रलोभन में आकर के मतदान न करे। निष्पक्ष रूप से जो योग्य, कर्मठ और पूरी तरह से ईमानदार उम्मीदवार है उसके पक्ष में मतदान करे। अगर कोई नहीं दिखाई देता योग्य उम्मीदवार तो नोटा में मतदान करे। न्यायपालिका एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट। न्यायपालिका स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष है भारत की। स्वतंत्र कैसे है कि ये विधान पालिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त है। सर्वोच्च कैसे है
कि विधान पालिका, कार्यपालिका चाहे सेंटर की हो या स्टेट की हो, कोई भी असंवैधानिक कार्य करती है, कोई भी असंवैधानिक निर्णय लेती है, कोई भी असंवैधानिक आदेश पारित करती है, तो न्यायपालिका उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान के विरुद्ध ठहराकर ऐसे नियमों को, ऐसे कानूनों को, ऐसे आदेशों को रद्द कर सकती है। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का न्यायपालिका में विश्वास है और न्यायपालिका के प्रति जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका पूरी तरह से सम्मान करें। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और भी बहुत सारे ऐसे नए नए जो है न्याय के प्रतीक आ चुके हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो है न्याय प्राप्त कर सकता है। पार्लियामेंट भी संवैधानिक संस्था है और प्रत्येक भारतीय नागरिक का पार्लियामेंट के प्रति जो है पूरी तरह से उसको सम्मान देना चाहिए। पार्लियामेंट यानी कि जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका और इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से और राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी मतदाता एमएलए को चुनते हैं और एमएलए फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। संघीय ढांचा, भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध निर्धारित किए गए हैं, वैधानिक संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध। केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया और प्रत्येक भारतीय नागरिक का भी ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो संघीय ढांचे को बनाए रखे। भारत को एक सेक्युलर स्टेट कहा गया, विशेष करके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो किसी प्रकार से दूसरे नागरिक के साथ धर्म के आधार पर विभेद न करे, दुर्व्यवहार न करे। सभी धार्मिक नागरिकों को समान दृष्टिकोण से व्यवहार करे। सॉवरेंटी भी है, संप्रभुता भी है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो भारत की संप्रभुता को बनाए रखे, देश की संप्रभुता पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न आने दे, संप्रभुता बनी रहे भारत की। ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक प्रयास करे। अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने कृत्यों से, अपने निर्णयों से, अपने कार्यों से प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे देश की एकता, अखंडता प्रभावित होती हो, नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। हर समय व्यक्ति को राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना चाहिए। राष्ट्र के लोगों में प्यार, सहयोग, बंधुत्व और सौहार्द की भावना को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य। इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के प्रति प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो पूरी तरह से उनका मान सम्मान करे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में जैसे हम अशोक चक्र को ले सकते हैं। अशोक चक्र जो है हर जगह राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके आधार में हमें जो है एक धर्म चक्र दिखाई देता है और इसमें एक हाथी, एक घोड़ा और एक बैल का चित्र दिखाई देता है और 4 एशियाई शेर हमें दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के पीछे हैं। शेर गौरव का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, घोड़ा औद्योगिक संपत्ति का प्रतीक है, बैल कृषि का प्रतीक है और जो चक्कर दिया गया है इसमें, इसके साथ साथ जो है अशोक चक्र का सम्मान करना, उसके प्रति राष्ट्रीय भाव बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में राष्ट्रीय झंडा है जिसे तिरंगा झंडा कहा जाता है, 3 रंगों वाला झंडा कहा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग है जो शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है जो शांति का प्रतीक है।
और नीचे हरा रंग है जो उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक है। यानी 3 एक्सिस पट्टिकाएं हैं, हॉरिजॉन्टल पट्टिकाएं हैं, और ये आयताकार में है। इसका अनुपात 2:3 का अनुपात है लंबाई चौड़ाई का, और बीच में नीले रंग का इसमें अशोक चक्र दिया गया है। उस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे का प्रतीक है, जो विकास का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय झंडे के प्रति प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि झंडा ऊंचा रहे, झंडा कटा फटा न हो, प्रॉपर तरीके से हो, और राष्ट्रीय प्रॉपर प्रत्येक भारतीय नागरिक को फहराने का अधिकार है। इसका मान सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जो है, जिसे जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, ये भारत का राष्ट्रगान है, नेशनल सिंबल है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें पूरे देश के सभी क्षेत्रों का, बंगाल, उत्कल, द्राविड़, हर क्षेत्र को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो राष्ट्रगान, जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल होता है तो उसमें जो है राष्ट्रगान गाया जाता है, 52 सेकंड का होता है। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा भाव रखे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे, राष्ट्रवाद की भावना का नागरिकों में संचार करे। राष्ट्रगीत, ये भी नेशनल सिंबल है। वंदे मातरम, आज़ादी के समय ये देश के राष्ट्रवादी लोगों को प्रेरित करने के लिए, आज़ादी में अपनी आहुति डालने के लिए इस गीत के द्वारा जो है लोगों में एक ऊर्जा का संचार किया जाता था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। इस तरह से इसमें राष्ट्रवाद की भावना जो है वो लोगों को प्रेरित करती है। राष्ट्रगीत जो है भारत की राष्ट्रीय पहचान है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इसको गाया जाता है, और प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगीत के प्रति श्रद्धा रखे, राष्ट्रगीत के आधार पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करे। राष्ट्रीय मुद्रा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। जो राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, उसके प्रति भी प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि उसका मान सम्मान करे। भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है राष्ट्रीय मुद्रा। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी पर महात्मा गांधी का चित्र पाया जाता है। नेपाल में, जिम्बाब्वे में, भारत में रुपया चलता है। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में वहाँ की करेंसी है, लेकिन उसका नाम रुपया ही है। तो जो भारतीय रुपया है, इंडियन रुपीज, उसमें जो एक सिंबल भी दिया गया है, अरे को बीच में से ऊपर से कट किया गया है, राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो आर्थिक राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए रुपये के प्रति अपना जो है सम्मान रखे, रुपये के प्रति अपना जो है मान सम्मान की भावना रखे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में राष्ट्रीय कैलेंडर भी, राष्ट्रीय कैलेंडर को शक कैलेंडर भी कहा गया है, और 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था, जिसे चंद्र कैलेंडर भी कहा जाता है, यानी चंद्रमा के चक्रों पर आधारित है। इसमें 12 जो राशियां दी गई है 12 महीनों के रूप में दिया गया है। अमावस्या के दिन से इसकी शुरुआत मानी गई। भारत की सार्वजनिक छुट्टियां और त्यौहार राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर तय किए जाते हैं। शक कैलेंडर में पहला महीना चैत्र मास का है और आखिरी महीना फाल्गुन मास का है, और यह भारत की राष्ट्रीय पहचान है। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो शक कैलेंडर के प्रति जो है अपना मान सम्मान रखे, उसके प्रति राष्ट्रवाद की भावना जो है उसको बनाए रखे। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी फंडामेंटल ड्यूटीज में जिक्र किया गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह वन, झील, नदी,
वह वन्य जीवन सहित प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे। भारतीय नागरिकों के लिए जो 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसमें एक ये मौलिक कर्तव्य भी है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 49A में भी जो है व्यवस्था की गई है, प्रावधान किए गए हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक वातावरण की रक्षा, वन और जीवन की रक्षा करे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार भी हमेशा संजीदा रहती है। भारत सरकार ने जो है काफ़ी प्रयास किए हैं कि भारत का प्राकृतिक पर्यावरण शुद्ध रहे, और इसके लिए भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया, पर्यावरण चेतना के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत के नागरिक पर्यावरण के प्रति सचेत हों, पर्यावरण की जो प्राकृतिक शुद्धता है उसको बनाए रखें, जिसमें जल है, पृथ्वी है, वायु है, इसकी शुद्धता को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में पारित किया गया था कि जितने भी जंगली जीव है उनको बचाना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने ही पेड़ नए लगाए जाने चाहिए। हर वर्ष पर्यावरण मास मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पौधों के साथ नागरिकों की सेल्फी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वन्य जीव का संरक्षण करे। जल अधिनियम 1974 ये भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। जल की प्राकृतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर बोर्ड का गठन किया गया। केंद्रीय और राज्य स्तर पर बोर्ड के निर्णयों में, कार्यप्रणाली में तालमेल का प्रयास किया गया। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, जल की शुद्धता को कैसे बनाए रखा जाए, इसको लेकर समय समय पर केंद्रीय बोर्ड और राज्य स्तर के बोर्ड आम जनता को जागरूक करते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जल घर की दीवारों पर स्लोगन लगाए जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम होता है कि जल की शुद्धता को कैसे बनाए रख सकते हैं, जल को गंदा न करें। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर हो, और प्रत्येक भारतीय नागरिक भी अपने आसपास जो है जल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हर तरह से अपने मौलिक कर्तव्य की पालना करें। वायु प्रदूषण के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया है, और इसमें भी जो है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर नियंत्रण के लिए, निर्देशन के लिए, सुधार के लिए बोर्डों का गठन किया गया। आम लोगों को वायु प्रदूषण के विषय में जागरूक किया गया। वायु प्रदूषण के मानदंड निर्धारित किए गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि वायु प्रदूषण कम से कम हो। वायु प्रदूषण के बारे में आम लोगों को जागरूक किया जाता है। वायु प्रदूषण को लेकर स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अनेक प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर निषेध किया गया है। 15 वर्ष से ज़्यादा जो पुराने डीजल वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंडस्ट्री जितने भी है उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर करने का प्रयास किया गया है। ईंट भट्ठे जितने भी है उद्योग हैं वो गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित करने का भारत सरकार का, राज्य सरकारों का प्रयास चल रहा है। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने जो व्हीकल है उसका सही रख रखाव करे, समय पर उसकी सर्विस मेंटेनेंस करे। व्हीकल के द्वारा या आम जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ भी वो व्यक्ति कार्य करता है उसके द्वारा किसी प्रकार का वायु प्रदूषण न हो, वायु दूषित ना हो। प्रत्येक भारतीय नागरिक कर्तव्य है कि स्वयं भी वायु की शुद्धता को बनाए रखे और दूसरे नागरिकों को भी जो है इसके लिए प्रेरित करे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 ये वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिनियम पारित किया गया कि 15 वर्ष से पुराने डीजल के जितने वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास चल रहा है और प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि किसी प्रकार से
मोटर वाहन से संबंधित जो प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या पृथ्वी प्रदूषण हो, उसके प्रति सभी नागरिक गंभीर रहें और जो नागरिक जागरूक हैं, सचेत हैं, वो दूसरे अशिक्षित असचेत नागरिकों को प्रेरित करें। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, यह अधिनियम 2001 में पारित किया था। इस अधिनियम का अभिप्राय है कि सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सोलर सिस्टम लगाएं हम अपने घरों में, खेतों में, इंडस्ट्रीज में। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड ना करें और इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना। पिछले काफ़ी वर्षों से ये प्रयास चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि डीजल के, पेट्रोल के जो वाहन हैं, जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जो वायु प्रदूषण करते हैं, उनसे छुटकारा मिल सके। और प्रत्येक भारतीय नागरिक को भी का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सौर ऊर्जा की ओर जो है अपना रुख करे ताकि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ना हो। ध्वनि प्रदूषण रोक के लिए समय समय पर सरकार प्रयास कर रही है कि उच्च घनत्व वाले हॉर्न पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके साथ साथ उच्च स्तर के कोई म्यूजिक है, चाहे वो भक्ति संगीत हो, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। डीजे और दूसरी चीज़ों पर भी जो है कुछ समय के लिए छूट दी जा सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए इस पर प्रतिबंध है। जितनी भी फैक्ट्रीज है जो ध्वनि प्रदूषण फैलाती है, वायु प्रदूषण, उनको आवासीय स्थल से दूर रखने के जो है सरकार द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रति पूरी तरह से सचेत रहे, संवेदनशील रहे। और जिन नागरिकों को अनजाने में या शिक्षा के अभाव में इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे नागरिकों को प्रेरित करे, ऐसे नागरिकों को प्रभावित करे, जिससे कि उनके किसी प्रकार के कार्य से ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है और ज़्यादा ना बढ़े। जल की शुद्धता बनी रहे, जल की प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहे, वायु की प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहे, मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रही और ध्वनि जो है एक निश्चित डेसिबल तक जो है प्रोड्यूस करे। तो ये सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य निर्धारित किया गया है और प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से सचेत रहे, पूरी तरह से संवेदनशील रहे और देश के हर नागरिक को जहाँ पर भी उसका कार्यस्थल है या जहाँ पर भी उसका पीर ग्रुप्स है या अपने आसपास में सभी लोगों को प्रेरित करे कि भूमि का ज़्यादा कटाव न हो, भूमि ज़्यादा उसमें कीटनाशक न छिड़के जाएं, पृथ्वी का प्रदूषण न हो, हवा में जहरीली गैसें न हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो वायु प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें हैं उन पर रोक लगाए। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषणों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समय समय पर प्रयास किए जाते हैं और प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने देश को हरा भरा, साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता जो है उसको बनाए रखने के लिए, दूषित होने से बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करें और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें। तो नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, चाहे वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो, राष्ट्रीय संस्थाएं हो या प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति कर्तव्य हैं, उससे संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।